हेलो फ्रेंड्स, आज हम कला एवं संस्कृति के अंतर्गत मूर्ति कला का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में परीक्षाओं का दृष्टिकोण लगातार बदलता जा रहा है, जिसके कारण से अब फैक्ट बेस के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसीलिए आज हम मूर्ति कला को 3-4 पार्टों के अंतर्गत फुल डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अब हम मूर्ति कला पर चर्चा करते हैं। तो यदि हम मूर्ति कला का जो विकास है वह कहाँ से प्रारंभ हुआ उसकी बात करें तो जो मूर्ति कला का जो विकास है मूर्ति कला का जो विकास है वह हमें गुप्त काल से देखने के लिए मिलता है। मूर्ति कला का विकास हमें जो गुप्त काल प्रारंभ हुआ था वहीं से लगभग देखने के लिए मिलता है। तो वहीं से धीरे धीरे जो मूर्ति कला का विकास हुआ और वह आज चरमोत्कर्ष पर है। आज विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं और वह पूर्ण विकास हो चुका है। तो आइए अब हम मूर्ति कला पर जानते हैं। तो जो मूर्ति कला है वह प्रमुख रूप से 3 प्रकार की मूर्ति कला थी। 3 प्रकार की मूर्ति कला है। 3 प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। पहली जो है वह है गांधार कला। यह गांधार कला और दूसरी है मथुरा से शैली। तीसरी है अमरावती शैली। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। पहली है गांधार शैली, दूसरी है मथुरा शैली और तीसरी है अमरावती शैली। तो इस प्रकार से विभिन्न शैलियों में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जिन्हें स्थान अथवा किसी अन्य तथ्य के आधार पर नाम दिया गया है। जैसे कि मथुरा शैली है तो ये मथुरा क्षेत्र से कुछ संबंधित है, और जो अमरावती शैली है वह अमरावती क्षेत्र से संबंधित। तो इस प्रकार से क्षेत्र के आधार पर भी इन्हें नाम दिया गया है। तो आइए अब हम इनके वितरण पर चर्चा करते हैं कि इस प्रकार की जो मूर्तियाँ हैं वह किन किन क्षेत्रों में किन किन शैलियों की मूर्तियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यदि हम हमारे देश के मैप में देखें तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यह हमारे देश का मैप है, जिसमें हम इन शैलियों का वितरण देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में यह शैलियाँ पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ यह जो पहले पूर्व का जो भारत था पूरा, इस प्रकार से यहाँ पर जो पश्चिमोत्तर भाग है भारत का, वहाँ पर था जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र है, वर्तमान में पाकिस्तान है। तो इसके अंतर्गत इस पश्चिमोत्तर भाग में है गांधार। क्या है? गांधार प्रांत। तो इस गांधार में तक्षशिला भी इसी से संबंधित स्थान है। तो इसी क्षेत्र में इस कला का विकास हुआ है, पाकिस्तान के गांधार क्षेत्र में।
तो इस प्रकार से हमने गांधार शैली के बारे में जाना। तो आइए अब हम मथुरा शैली के देखते हैं कि मथुरा शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है। तो जो मथुरा शैली है वह हमें इस क्षेत्र में नज़र आती है। जो मथुरा उत्तर प्रदेश ऐसा कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हमें यह शैली देखने के लिए मिलती है। कौन सी शैली? मथुरा शैली। इसके अलावा इस क्षेत्र में हमें अमरावती शैली देखने के लिए मिलती है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में अमरावती शैली। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने कुछ देखा कि जो ये शैलियाँ हैं वह किन किन क्षेत्रों में विकसित हुई। तो ये पाकिस्तान गांधार क्षेत्र में गांधार कला और मथुरा में मथुरा कला। इसके अंतर्गत मथुरा में कुछ अन्य क्षेत्र भी आते हैं जिनका नाम जब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जब जानेंगे। और यह अमरावती में जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश क्षेत्र है उसमें विकसित हुई, उसे क्या कहते हैं? अमरावती शैली। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं एक एक शैलियों पर। तो फ्रेंड्स, यदि हम इसके संरक्षण की बात करें तो कुषाण शासकों ने इस कला को प्रमुख रूप से संरक्षण दिया। और जो प्रमुख शासक था वह था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। कनिष्क ने इस कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसने आर्थिक सहायता भी की और इसने काफ़ी धन भी खर्च किया। तो इसके लिए धन खर्च किया। एवं विकास कराया। तो जो कनिष्क था उसने अपने शासनकाल में इस कला का काफ़ी विकास किया और उसने इसके लिए धन भी खर्च किया। तो इस प्रकार से हमने इसके संरक्षण के बारे में जाना। आइए अब हम इसकी जो विषय वस्तु है उसके बारे में जानते हैं कि इस कला में आखिरकार कौन सी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो इसकी जो विषय वस्तु है वह है बुद्ध। इसकी जो विषय वस्तु है, हमारा तीसरा पॉइंट है विषय वस्तु। विषय वस्तु। तो फ्रेंड्स, इसकी जो विषय वस्तु रही है वह रही है बुद्ध, बोधिसत्व व रोम यूनान से संबंधित जो मूर्तियां हैं वह बनाई गई हैं। इसकी जो विषय वस्तु है वह प्रारंभ में यह बुद्ध बोधिसत्व तक ही सीमित थी। प्रारंभ में यह यहीं तक सीमित थी, लेकिन अब वर्तमान समय में और बाद में जैसे जैसे इसका और विकास हुआ तो यह रोम यूनान से भी संबंधित हो गई है। तो इसकी इस प्रकार से है विषय वस्तु है। अब हम इसकी जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उन पर चर्चा करते हैं। इन पर जो धार्मिक प्रभाव है वह किसका है? तो हमारा जो चौथा पॉइंट है वह है धार्मिक प्रभाव। तो यदि हम धार्मिक प्रभाव की बात करें तो यह विशेषतः बौद्ध धर्म से दिखाई देती है और इस पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि बौद्ध की ही मूर्तियां इस शैली में सर्वप्रथम बनाई गईं और जो कि वर्तमान में भी इनके साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इस पर किस धर्म का प्रभाव नज़र आता है हमें? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म। बाद में इस पर रोम यूनान के कुछ धर्म हैं उनका भी प्रभाव नज़र आने लगा, लेकिन इसका जो स्पष्ट रूप से जो धर्म का प्रभाव दिखाई देता है वह केवल बौद्ध धर्म का ही प्रभाव दिखाई देता है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गईं। महात्मा बुद्ध।
शैली में प्रमुख रूप से महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई। तो इस पर जो हमें धर्म का प्रभाव दिखाई देता है वह बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। आइए अब हम इस पर जो बाह्य प्रभाव है उस पर चर्चा करते हैं कि इस पर जो विदेशी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। हमारा 5वां पॉइंट है बाह्य प्रभाव। इस पर जो बाह्य मूर्ति कला है वह है रोम यूनानी। इस पर यूनानी शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। यूनानी जो शैलियाँ हैं उनका प्रमुख रूप से प्रभाव दिखाई देता है। जो अपोला देवता के समान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई। जो बुद्ध की मूर्ति है वो यूनान के जो देवता अपोला हैं अपोला देवता के समान मूर्तियाँ बनाई गई। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इसके 5वें पॉइंट बाह्य प्रभाव पर चर्चा की। आइए अब हम इसके अन्य पॉइंट्स पर भी चर्चा करते हैं। हमारा जो 6वां पॉइंट है वह है इसकी जो मूर्ति हैं उनकी क्या विशेषता है। आइए हम मूर्ति पर चर्चा करते हैं। तो जो मूर्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार की बनाई गई हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यह बुद्ध की मूर्ति है। फ्रेंड्स, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बनाई है लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इन मूर्ति की जो विशेषता है वह पहली है कि इनमें घुंघराले बाल पाए जाते हैं। कि पहली विशेषता क्या है? घुंघराले बाल। और इन मूर्तियों पर बहुत शारीरिक सौंदर्य पर बहुत ध्यान दिया गया है। तो हम देखते हैं इस पर किस प्रकार से वहाँ सौंदर्य पूर्णतः दिखाई देता है। इसकी जो वहाँ सौंदर्य की पहली विशेषता है वह है घुंघराले बाल। इसकी जो दूसरी विशेषता है वह है मूछें और सलवटदार वस्त्र। इनमें ऐसे सलवटदार कुछ वस्त्र पहने हुए हैं यह मूर्तियाँ। इनमें क्या दिखाई देते हैं? सलवटदार वस्त्र। सलवटदार वस्त्र। इनमें हमें सलवटदार वस्त्र पहनी हुई मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। इनकी जो तीसरी विशेषता है वह है प्रभामंडल। 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 फ्रेंड्स, इस कला की जो मूर्तियाँ हैं उस पर प्रभामंडल का यह जो है बाहर गोल आकार का यह इस प्रकार का छत्र होता है वह प्रभामंडल होता है। यह जो छत्र है वह है प्रभामंडल। इसे हम प्रभामंडल कहते हैं।
तो प्रभामंडल है वह यहाँ की मूर्तियों की तीसरी विशेषता है। और चौथी विशेषता यह है कि यह मूर्तियाँ चप्पल पहने हुए हैं। चप्पल पहने हुए, यह जो मूर्तियाँ हैं वह चप्पल पहने हुए हैं। यह मूर्तियाँ चप्पल पहने हुए हैं। पांचवी इनकी विशेषता जो है वह है योग। इसकी जो प्रकृति है वह योग ध्यान मुद्रा है। योग ध्यान मुद्रा, योग ध्यान मुद्रा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने यहाँ की मूर्तियों की संरचना के बारे में जाना कि मूर्तियों की जो बाह्य स्वरूप की जो विशेषता है वह किस प्रकार की है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वह शारीरिक सौंदर्य भी दर्शाती हैं। ये सभी पॉइंट शारीरिक सौंदर्य को बताते हैं कि मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। शारीरिक सौंदर्य, तो इस प्रकार से हमने इसका छठा पॉइंट जाना। आइए अब हम सातवें पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि इन मूर्तियों का निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इन मूर्तियों का जो निर्माण है इसमें नीले धूसर स्लेटी रंग के पत्थरों का उपयोग किया जाता है। नीले धूसर, नीले धूसर स्लेटी रंग के पत्थरों का उपयोग किया जाता है तथा चूना पत्थर, चूना प्लास्टिक, इनका भी हमें उपयोग देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा मिट्टी का, मिट्टी का उपयोग भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके निर्माण में नीले धूसर स्लेटी रंग के पत्थर, चूना पत्थर और मिट्टी का उपयोग किया जाता है आदि। इसके अंतर्गत और भी कुछ हो सकते हैं। तो प्रमुख रूप से इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब आइए हम इनकी कुछ सम्मिलित विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। अंत में हम इनकी कुछ विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। तो आठवां जो हमारा पॉइंट है वह है विशेषताएं। जो गांधार कला है उसकी क्या क्या विशेषता हैं, आइए अब हम इनको पॉइंट्स के अंतर्गत जानते हैं। गांधार कला की जो पहली विशेषता है वह है इसकी जो विषय वस्तु है वह भारतीय है और तकनीक यूनानी है। विषय वस्तु भारतीय है व तकनीक यूनानी है। इसकी पहली विशेषता हो गई विषय वस्तु भारतीय और तकनीक यूनानी है। दूसरी विशेषता है इसमें जो बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं वह अपोला देवता के समान प्रतीत होती हैं। बुद्ध की मूर्तियां इसमें बनाई गई, बुद्ध की मूर्तियां अपोला देवता के समान अपोला देवता की मूर्ति के समान दिखाई देती है। इनकी जो तीसरी विशेषता है वह है मूर्तियां ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, चक्र मुद्रा में बनाया गया है। मूर्तियों को ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, व चक्र मुद्रा में
चक्र मुद्रा में बनाया गया है। यह इनकी तीसरी विशेषता है। ये जो चौथी विशेषता है कि इनके निर्माण में वास्तविकता और भौतिकता दिखाई देती है। इन मूर्तियों के निर्माण में वास्तविकता और भौतिकता दिखाई देती है। वास्तविकता व भौतिकता, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनके शारीरिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो इनमें भौतिकता भी, इनका जो भौतिक स्वरूप है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से हमने विशेषताओं के बारे में जाना। जो हमारा अंतिम पॉइंट है वह इसके प्रसिद्ध स्मारक है। उदाहरण कहें इस कला में जो बर्लिन का संग्रहालय में रखी हुई जो बौद्ध की मूर्तियां हैं, बर्लिन संग्रहालय में, लाहौर व बर्लिन के संग्रहालय में, लाहौर व बर्लिन लाहौर व बर्लिन संग्रहालय में रखी बौद्ध की मूर्तियाँ इस शैली के प्रसिद्ध स्मारक हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने गांधार कला की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। तो इन्हीं 9 पॉइंट्स का विस्तार करके आप 250-300 शब्दों में इस शैली पर अपने प्रश्न की व्याख्या कर सकते हैं। और जो मैंने इसकी विशेषता बताई उनसे 1-1 नंबर के भी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं और वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो हम अगले पार्ट में जो मथुरा शैली है उस पर और अमरावती शैली पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।